आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान के कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का रखा गया संग बुनियाद। वजीर आजम ने कहा, कोटा के अवाम से किया गया वादा हुआ पूरा। राजस्थान के हर शोबे में तेजी से हो रही है तरक्की। वजीर दाखिला अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी हुकूमत के 4 साल मुकम्मल होने के मौके पर हरिद्वार में एक रैली से किया खिताब। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, अगर कांग्रेस की हुकूमत होती तो हमारे पास नौकरियां नहीं होती, हम मुल्क से दरअंदाजों को चुन चुन कर बाहर निकाल देंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग 2026 से किया खिताब। कहा, भारत को रूस सही समत में हो रहा है और ये मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की टीम केरल दौरे पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का लिया जायजा। ज्ञानेश कुमार ने कहा, ECIN ऐप से अब लोग वोटर, उम्मीदवार और वोटिंग फीसद की हासिल कर सकते हैं मालूमात। नेपाल इंतखाबात में बालन शाह की आंधी। बालन ने प्रचंड और ओली को बड़े फर्क से दी शिकस्त। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बरतरी, 44 सीटों पर मिली जीत। खबरें अब तफसील से। सबसे पहले चलते हैं राजस्थान में कोटा बूंदी हवाई अड्डे का संग बुनियाद और भूमि पूजन की तकरीब मुनक्किद हुई। हवाई अड्डे पर तकरीबन 1507 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना है। तकरीब से वर्चुअल तौर पर खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जदीद हवाई अड्डे की तामीर से पूरे खत्ते की तरक्की में तेजी आएगी। कोटा का एयरपोर्ट केवल एक सपना बनकर नहीं रहेगा, बल्कि उसे साकार करके दिखाया जाएगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि वो क्षण आ गया है जब कोटा एयरपोर्ट के निर्माण का काम शुरू होने जा रहा है। अब तक कोटा के लोगों को जयपुर या जोधपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी। इसमें काफी समय भी लगता था और असुविधा भी होती थी। अब यह स्थिति बदलने जा रही है। जब यह एयरपोर्ट शुरू होगा तो कोटा समेत आसपास के पूरे इलाका में यात्रा भी आसान होगी और व्यापार भी तेजी से बढ़ेगा। कोटा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का पार्लिमानी हल्का भी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ऐवान को चलाने में उनकी महारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तमाम अरकान ऐवान के सरबराह की हैसियत से उनका एहतराम करते हैं। किसी भी मेंबर का नाम लिए बगैर वजीर आजम मोदी ने ऐवान में हंगामा करने वाले एक रुकन की सरजनिश की। ये शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसदगण हैं उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं। और कभी कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने हरिद्वार में उत्तराखंड की धामी सरकार के 4 साल मुकम्मल होने पर मुनक़्क़िद एक प्रोग्राम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन महाजरीन को वही हुकूक हासिल हैं जितना नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि वो भी इस मुल्क के शहरी हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई। मुझे बरोबर याद है भाइयों बहनों, जब मैं CAA का कानून लेकर आया था तब
ये कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, डीएमके सारे के सारे लोग संसद में हो हल्ला करेंगे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं, इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। वो हमारे देश के नागरिक। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने अंग्रेजों के जरिए बनाए गए 150 साल कदीम कानून को बदलकर मुल्क के शहरियों की सिक्योरिटी के लिए नई न्याय संहिता लाए हैं। इस मुल्क के हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई। 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन सदर जमहूरिया ने 9वें बैनुल-अक़वामी संथाल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि संथाल बिरादरी की एक काबिल फ़ख्र तारीख़ है। संथाल बिरादरी ने हमेशा अपनी मादर वतन को अवलियत दी है। ताहम कुछ लोग सियासी फ़ायदे के लिए संथाल बिरादरी की तरक्की में रुकावट डालना चाहते हैं। मैं देख रही थी यहाँ बैठे बैठे बहुत सारे संथाल लोग उधर घूम रहे। मुझे लगता है कोई उनको रोक रहा है यहाँ आने के लिए, नहीं जाओ। मैं जो रास्ते पे आ रही थी, यहाँ जो फील्ड में देख रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का ये सम्मेलन है। मुझे लगता नहीं कोई चाहते नहीं कि संथाल एकजुट हो, कोई चाहते नहीं संथाल आगे बढ़े, कोई चाहते नहीं कि संथाल शिक्षित हो, कोई चाहते नहीं कि संथाल मजबूत हो। लेकिन मैं जानती कि संथाल ये देश के लिए अपनी जिंदगी को निछावर किए हैं। सिद्धू कानू, चांद भाईरो, फूलो जानो, बाबा तिलका माझी और भी बहुत सारे। सदर जमहूरिया ने कहा कि साल 2003 में भारतीय तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इसी साल अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ने संथाली ज़बान को आइन के 8वें शेड्यूल में शामिल किया था। आइन में संथाली ज़बान की शमूलियत पर पूरी कम्युनिटी को फ़ख्र है। 2003 के संथाली समुदाय के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। उस वर्ष संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मुझे इस बात का गर्व है। संथाली भाषा को संविधान में स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे संस्थाएं मांग किए थे, आंदोलन किए थे, प्रशासन किए थे। मैं भी थोड़ा उनमें से एक हूं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और 2003 में संविधान के 8वीं परिषद में उसको शामिल किया गया। उनके कार्यकाल में संथाली भाषा का समुचित संवैधानिक गौरव प्राप्त हुआ। नई दिल्ली में मुनक़्क़द रायसीना डायलॉग के 11वें एडिशन के तीसरे और आखिरी दिन खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि बहर हिंद का ख़ित्ता उस वक्त तरक्की के एक नए दौर से गुजर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बेहतर रवाबित के ज़रिए दूसरे ममालिक के साथ बेहतर तिजारती मौक़े के दरवाजे खोलने के लिए हर सतह पर पूरी कोशिशें की जा रही हैं। Indian Ocean, perhaps much more than many other parts of the world, is in the process of a recovery and a rebuilding. Individual states are doing that, but the whole region, in a way, if you look today at the restoration of the trade patterns,
the restoration of connectivity. We are trying to rebuild our connectivity towards the east through Myanmar to Southeast Asia. We are rebuilding our connectivity to the west through IMEC into the Arabian Peninsula and further through the international north-south transport corridor to Iran and through Iran into Eurasia. Indian Ocean, we need to recognize its connectivity, its mobility, its trade patterns. It is also the modern manifestation of an integrated ecosystem. वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वसाइल और मंसूबों से बहरे हिंद की शनाख्त को मजबूत करना ज़रूरी है। भारत का उरूज भारत के ज़रिए तय होगा, ये दूसरों की गलतियों पर नहीं, हमारी ताकत पर मुनहसर होगा। India, in a way, India's rise is a lifting tide. That with our growth, I think other countries of the Indian Ocean stand to benefit. Those who work with us obviously will get more benefits. And in a way, it's a trend. I mean, I'm not saying there are no challenges to India's rise, there are. But the direction of India's rise, I think, is very clear. In a way, it's unstoppable. So when we speak today about, the rise of countries, I also want to end with that point. Rise of countries are determined by the countries. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. So let me stop there. जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है, जिसका मकसद प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना PMBJP के बारे में बेदारी पैदा करना है और जेनरिक अद्वियात के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करना है। इस मौके पर नई दिल्ली में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में फर्टिलाइज़र और केमिकल के मरकजी वजीर JP नड्डा ने मुख्तलिफ रियासतों के जन औषधि केंद्रों के ऑपरेटर्स को एजाज़ से नवाजा। इस स्कीम की कामयाबी पर रोशनी डालते हुए JP नड्डा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इसे एक तहरीक में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये स्कीम आम आदमी के लिए राहत साबित हो रही है और हमें इस स्कीम से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए बेदारी फैलानी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक आंदोलन बना दिया है। आज कॉमन मैन को, आप सोचिए ना, जिसको डायबिटीज है, जिसको ब्लड प्रेशर है, जो उसको रेगुलरली जीवन के अंतिम सांस तक दवाई लेनी है, उसका खर्च जो किसी समय में 2000-3000 रुपए महीने का आता था, आज वो 200 रुपए और 300 रुपए में सीमित हो गया है। ये हमको समझ, ये है कॉमन मैन। आज भारत के प्रधानमंत्री की विजन, जब हम 2047 के विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि आज लेटर और स्पिरिट में आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम किया है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हर साल 7 मार्च को औषधि दिवस मनाया जाता है और इस दिन का मकसद लोगों को आला मेयार की सस्ती और जेनरिक दवाओं के तई बेदार करना है। ये बताना भी है कि कम कीमत पर भी बेहतर इलाज मुमकिन है। मरकजी हुकूमत की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना इसी समत में एक अहम पहल है। इस स्कीम के तहत मुल्क भर में जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जो ब्रांडेड अद्वियात के मुकाबले में 50 से 90% सस्ती जेनरिक अद्वियात फराहम करते हैं। मरकजी हुकूमत का मकसद आम लोगों को इलाज के दौरान अद्वियात की महंगी कीमत से राहत फराहम करना है। वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में जन औषधि पहल भारत में सेहत की खिदमत के शोबे में एक अहम तब्दीली के तौर पर उभरा है। जन औषधि मराकज़ कम कीमतों पर मेयारी अद्वियात फराहम करके लाखों लोगों, ख़ास तौर पर गरीब और मुतवस्सित तबके के माली बोझ को कम कर रहा है। मुल्क भर में 18,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र के साथ सस्ती सेहत खिदमत अब हर घर के लिए एक हकीकत है। जरूरी अद्वियात से लेकर जान बचाने वाले इलाज तक ये इक़दाम इस बात को यकीनी बना रहा है कि ज्यादा अखराजात की वजह से कोई भी बेहतर सेहत खिदमत से महरूम न रहे। वज़ीर आज़म मोदी की पहल के बाद जन औषधि केंद्र मुल्क भर में तेजी से खुल रहे हैं, जिनमें ऐसी जेनरिक दवाएं दस्तयाब हैं जो ब्रांडेड अद्वियात से 50 से 90% सस्ती हैं। जन औषधि केंद्र पर सैकड़ों दवाएं दस्तयाब हैं, जिनमें दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, कैंसर, इन्फेक्शन, दर्द को कम करने वाली अद्वियात और एंटीबायोटिक शामिल हैं। सर्जिकल टूल्स और दीगर सेहत से मुतालिक मसनूआत भी सस्ती कीमतों पर दस्तयाब हैं। सेहत के माहिरीन के मुताबिक जेनरिक अद्वियात मेयार और तासीर में ब्रांडेड अद्वियात से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनकी कीमत काफी कम है। यही वजह है कि लाखों मरीज जन औषधि केंद्र के जरिए अपने इलाज में माली राहत हासिल कर रहे हैं। यहाँ मार्केट से सस्ती मिलती है,
गरीब लोग के लिए बहुत सहारा हो गया ये। सस्ती मिलती है। मेरा स्टेंट पड़ा है, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में दवाइयाँ चलती हैं। बिल्कुल जी, पहल ठीक है सरकार की। 75% या 50% डिस्काउंट होते हैं। हर आदमी को मिलना चाहिए फैसिलिटी। मुल्क के कई हिस्सों में जन औषधि केंद्र अब गरीब और मुतवस्सित तबके के मरीजों के लिए एक काबिल एतमाद मुतबादिल बन रहा है। हुकूमत ने मार्च 2027 तक मुल्क भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का हदफ मुकर्रर किया है। सेहत खिदमत को काबिल रसाई और सस्ती बनाने की अपनी कोशिशों में जन औषधि स्कीम न सिर्फ मरीजों को माली राहत फराहम कर रहा है, बल्कि मुल्क में एक मसावी और जामे सेहत की देखभाल के निज़ाम को भी मजबूत बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। इलेक्शन कमीशन की टीम केरल के दौरे पर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। कोची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ECIN ऐप के जरिए लोग अब अपने मोबाइल फ़ोन पर वोटर, पार्टी उम्मीदवार और वोटर टर्नआउट की मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मजीद बना हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग होगी, जो इंतखाबी अमल में शफाफियत को यकीनी बनाएगी। As all of you are aware, earlier Election Commission had more than 40 different applications. They have been put together in one software, which is called as ECINet, and you can see it from your mobile. All information, whether it is for the elector or for the political party or the candidate or their affidavits or their details, or the counting or the polling percentages shall be available on your mobile. Each and every booth will have 100% webcasting facility to ensure transparency and proper monitoring. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा है कि केरल ने भारत और दुनिया में जमहूरियत की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने 1960 में मुतारिफ कराए गए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला दिया, जिसे बाद में इलेक्शन कमीशन ने अपनाया। यह ज़ाब्ता शफाफियत और एहतिसाब को फ़रोग़ देने के लिए अहम है। Democracy is not new to Kerala. In fact, Kerala has taught democracy to many parts of the country and the world. There were Natukutams here more than 1,000 years back, which laid the foundation of collective decision making. Kerala also made the first code of conduct way back in 1960, which was later on adopted by the Election Commission of India in consultation with all the political parties, which we today call as Model Code of Conduct. मगरिबी बंगाल में आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को मद्देनजर रखते हुए मुतादिद अजला में शुरू हो गई है। ये परिवर्तन यात्रा इख्तिताम के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे और इस रैली की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर बीजेपी कायदीन ने आज ब्रिगेड ग्राउंड में भूमि पूजन भी किया। मगरिबी बंगाल में अमन और अमान की सूरत हाल बदस्तूर ख़राब होती जा रही है। एक हालिया वाक़े में कोलकाता के पाइकपाड़ा में एक क्लब में सिलसिलेवार बम धमाकों से क्लब की टीन की छत उड़ गई। हुक्काम धमाकों की वजह का पता नहीं लगा सके, मगर मकामी अफराद का दावा है कि क्लब के अंदर बम रखे गए थे और इनमें यह धमाका किया गया। इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन 12 असलहा और बम कब्जे में लेने और ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने के अहकाम जारी कर चुका है। ताहम सूरत हाल जूं की तू है। इस बीच बीजेपी लीडर दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस और मगरबी बंगाल में बढ़ते हुए तशद्दुद के खिलाफ सख्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में तशद्दुद की सियासत चल रही है। ममता बनर्जी की वाहिद हिकमत अमली जाली वोटर, तशद्दुद और बदनवानी है। इस इलेक्शन में तीनों को खत्म कर दिया जाएगा। यही वजह है कि ममता दीदी हमारी परिवर्तन यात्रा को रोकने के लिए हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल में जो हिंसा की राजनीति है ना, ममता का वही रेसिपी है। एक फर्जी वोटर और हिंसा और भ्रष्टाचार, ये तीनों बंद होने वाला है इस बार इलेक्शन में। तो इसलिए डरा करके हमारा परिवर्तन यात्रा रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन
इसी हिंसा के खिलाफ लड़के हम इतना दूर आगे बढ़े हैं, बाकी भी फतेह करेंगे। और पूरा बंगाल में देखिए बम बंदूक की आवाज है, लड़ाई हो रहा है ईरान में, वहां जितना नहीं आवाज आ रहा है कलकत्ता उससे ज्यादा आवाज आ रहा है। बम फूट रहा है घर में, क्लब में, बोरे में, वॉशरूम में, कहाँ नहीं, स्कूल मैदान में, ड्रेन में पड़ा हुआ है बैग बैग बोमा। तो चुनाव कैसा हुआ वो भी एक उसका पूर्वाभास मिल रही है। सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है कि सरकार सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बिहार और मगरबी बंगाल के कुछ अजला को मिलाकर एक नया मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने का मंसूबा बना रही है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के हक़ाइक़ की जांच करने वाली यूनिट ने इस दावे को फर्जी करार दिया है। हक़ाइक़ की जांच करने वाली यूनिट ने कहा है कि ऐसी कोई भी तजवीज़ फिलहाल भारत सरकार के ज़ेर गौर नहीं है। हक़ाइक़ की जांच करने वाली यूनिट ने यह भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी भी मालूमात को शेयर करने से पहले हमेशा सरकारी ज़राए से उसकी तस्दीक कर लेनी चाहिए। गैर मुल्की खबरों में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म करने का वाहिद रास्ता यह है कि तेहरान बगैर किसी शर्त के हथियार डाल दे। ट्रंप ने तेहरान के साथ नए मज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा उसी सूरत में मुमकिन है जब वो गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे और उसके बाद बेहतर क़यादत का इंतखाब किया जाएगा। ट्रंप ने यह भी वादा किया कि अगर तेहरान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई की जगह किसी ऐसे शख्स को मुंतखब करता है जो उन्हें मंजूर हो तो वो मुल्क की मईशत को बहाल करने में मदद करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि गैर मशरूत हथियार डालने का अमरीकी मुतालबा एक ख्वाब है जिसे वो अपने साथ कब्रों तक ले जाएं। सदर ने ये तबसरा सरकारी टेलीविज़न पर नश्र होने वाले पहले से रिकॉर्ड शुदा खिताब में किया। उन्होंने इलाकाई ममालिक पर ईरान के हमलों पर माफ़ी भी मांगी और कहा कि तेहरान इन हमलों को रोकेगा। उन्होंने इशारा किया कि हमले फ़ौजी हुक्काम के दरमियान मालूमात के गलत राब्ते की वजह से हुए। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब हफ्ते की सुबह बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात पर बार बार हमले किए गए। इस बीच अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की बड़ी दिफाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से मुलाकात के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आला अमरीकी दिफाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने जदीद हथियारों की पैदावार में 4 गुना इजाफा करने पर इत्तफाक कर लिया है। सदर ट्रंप के मुताबिक इस मीटिंग में BAE सिस्टम्स, बोइंग, हनीवेल एरोस्पेस, L3 हैरिस, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रुमैन और रेथियन जैसी कंपनियों के CEOs ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों के साथ पैदावार और पैदावार के शेड्यूल के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। सदर जमहूरिया ने कहा कि बेहतरीन क्लास हथियारों की पैदावार में तेज़ी से इजाफा किया जाएगा ताकि कम वक्त में बड़ी मकदार में हथियार तैयार किए जा सकें। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका के पास दरमियाने और आला दर्जे के गोला बारूद की तकरीबन लामहदूद फराहमी है। सदर ट्रंप ने निशानदही की कि बहुत से हथियारों के नए प्रोडक्शन प्लांट्स की तोसी पहले से ही शुरू हो चुकी है और इस मामले पर एक और मीटिंग 2 माह में होगी। अमेरिका ने तेल की आलमी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भारत से ताउन तलब किया है। अमेरिकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा है कि रूसी तेल की एक बड़ी मकदार जनूबी एशिया के इर्द गिर्द टैंकरों में समुद्र में महफूज है। अमेरिका ने भारत से दरख्वास्त की है कि वो ये तेल दरामद करे और इसे अपनी रिफाइनरियों में ले आए। उनके मुताबिक इससे भारतीय रिफाइनरीज को तेल की सप्लाई बढ़ेगी और दुनिया की दीगर रिफाइनरीज पर दबाव कम होगा। राइट ने यह भी कहा कि इस कदम से तेल की आलमी मंडी में तवाज़ुन कायम करने और कीमतें मुस्तहकम रखने में मदद मिल सकती है। तवानाई के शोबे में भारत को एक अहम पार्टनर बताते हुए उन्होंने ताउन की उम्मीद जाहिर की। Floating Russian oil storage that's around southern Asia. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls stored oil immediately into Indian refineries and releases the pressure on other refineries around the world to buy oil that they're no longer competing with the Indians for in that marketplace. So we have a number of measures like that that are short-term and temporary. This is no change in policy towards Russia. नेपाल में आम इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। अब तक कुल 165 नशिस्तों में से 55 सीटों के नताइज का ऐलान किया चुका है। इंतखाबी नताइज में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करती नजर आ रही है। RSP ने अब तक 44 सीटों पर कामयाबी हासिल की है जबकि वो 76 सीटों पर बड़े फर्क से आगे है। दल इस्लाह नेपाली कांग्रेस अब तक 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई है और ये 11 सीटों पर आगे है। दूसरी तरफ UML ने 2 सीटें जीत ली हैं और 8 पर आगे है। NCP ने भी 2 सीटों पर कामयाबी हासिल कर ली है और 7 पर आगे है। इसी दौरान लेबर कल्चर पार्टी 4 सीटों पर आगे है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।